नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है एचएससी पीजीटी सीएस स्क्रीनिंग एग्जाम जो कि मार्च 2016 में हुआ था, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसकी 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली 3 वीडियो में। जिसने नहीं सुना है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर सुन ले, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हर एक वीडियो को बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मैं डेली एक ना एक वीडियो जरूर डाल रहा हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि पीजीटी सीएस या डीएसएसबी या आपका नेट के क्वेश्चन है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन है, सबके लिए ये हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंस पूछा हुआ है और एक ऑक्टल नंबर गिवन है। तो देखिए, ऑक्टल नंबर जो होता है, ऑक्टल नंबर को मैं आपको क्लियर कर दूं। कोई भी ऑक्टल नंबर, उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 7 होती है। 0 to 7 का मतलब है 2⁻3। तो 2⁻3 का मतलब है कि यहाँ पर जो पावर है उतनी बिट में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ऑक्टल नंबर होगा। तो अगर मैं 3 बिट से रिप्रेजेंट करूं इसको, तो 000 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट होगा 001 अप टू 7। अगर हम देखें तो 111 होगा। तो 3 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी ऑक्टल नंबर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, 377 जो दिया हुआ है इसका हम बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो सबसे पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और बाइनरी की हेल्प से हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, 7 का जो ऑक्टल नंबर है उसका बाइनरी नंबर होता है 111। ठीक है, नेक्स्ट 7 है, इसका भी बाइनरी नंबर क्या होगा? 111। 3 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 421, यू कैन से 011। ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी नंबर दे रखा है, ऑक्टल नंबर है, तो उसको बाइनरी में चेंज करो। क्लियर? ये ऑक्टल नंबर था हमारा, ऑक्टल नंबर ये दिया हुआ था, इसको मैंने किस में चेंज किया? बाइनरी में, विद द हेल्प ऑफ 3 बिट। एवरी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 बिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल होता है आपका 0 to 9 और A to F, जिसको अगर मैं देखूं तो 0 to 15 नंबर होता है। 0 to 15 का मतलब है 2⁴ दैट इज इक्वल टू 16। तो हर एक बिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 4 बिट से। ठीक है, तो इसके 4 के पेयर बनाएंगे। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, हर एक के 4 पेयर बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 बिट का पेयर बनाएंगे। लास्ट बिट जो है वो 0 है, 0 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 बाय डिफॉल्ट आप कितने भी नंबर लिख लो वो 0 ही होगा। ठीक है जी, तो ये डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, अगर मैं इसको देखूं तो 11111, तो इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है? F। इसका भी हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा? F। तो दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा A। A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? यहां पर जो ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे? देखिए, बूलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल एंड इज। यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल सा ये पूछा हुआ है कि लॉजिकल एंड को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है। लॉजिकल एंड कोई भी 2 इनपुट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A और B, तो लॉजिकल एंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल मैं अभी बताऊंगा, मीनिंग बता रहा हूं पहले। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इसका जो आउटपुट होगा, लॉजिकल एंड होता है, एंड बिट को ये एंड करता है। तो सिंपल एंड गेट जो होता है हमारा उसी तरह परफॉर्म होगा। 0 into 0 दैट इज 0 0 0 और 1 into 1 1। ठीक है, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल एंड को, वो डबल M% से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर द लॉजिकल एंड। क्लियर? तो लॉजिकल एंड का ये सिंबल होता है हमारा, और मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया
इसका मतलब होता है बिटवाइज एंड। अगर मान लीजिए आपका आ जाए बिटवाइज एंड, कौन सा ऑपरेटर होगा, वो ये होता है, ये जो होता है वो होता है बिटवाइज और। इसको जो सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बिटवाइज और ये कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, ये तो ऑप्शन में इसी तरह वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और जो सीरीज चल रही है उसके हिसाब से 23rd क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो कि पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सीजर साइफर एक एल्गोरिथम है, ये हमारा पब्लिक की नहीं होता। DES दैट इज द डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये भी हमारा पब्लिक की नहीं होता। और नैपसेक कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं है। नैपसेक बेसिकली डाका एल्गोरिथम है जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो करता है या डायनामिक प्रोग्रामिंग को। तो बेसिकली एक ही ऑप्शन है हमारा जो कि होता है एडवांस, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि एडवांस वर्जन है DES का। DES बेसिकली प्राइवेट की यूज करता है, मगर AES जो है वो पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करके परफॉर्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा AES। क्लियर, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है इसकी क्लियर कट। डाटा डिक्शनरी जो होता है दैट इज ए स्पेशल फाइल, जो एक स्पेशल फाइल होती है हमारे डाटाबेस के अंदर जिसको हम डाटा डिक्शनरी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डाटा डिक्शनरी में क्या क्या कंटेन होता है, मतलब क्या क्या उसके अंदर यू कैन से स्टोर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द ऑल फील्ड इन द ऑल फाइल, दूसरा है डाटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल फाइल, थर्ड है हमारा विड्थ ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल फाइल, एंड द फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर पहले मीनिंग। तो मीनिंग में क्या होता है, डाटा डिक्शनरी को हम बोलते हैं दैट इज कंटेन्स मेटा डाटा, और मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा या डाटा अबाउट डाटाबेस। तो मेटा डाटा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन हमारी होती है डाटा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो इससे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, डाटा डिक्शनरी को डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट नहीं करता। यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा, DBA के थ्रू, और DBA जो है वो डाटा डिक्शनरी से इंटरेक्ट करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपका DBA जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, मगर DBA एक्सेस करेगा कोई भी चीज और यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली डाटा डिक्शनरी में होता क्या है, मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। डाटा डिक्शनरी में फील्ड नेम होती है, डाटा टाइप होती है, फील्ड साइज होता है, हर एक का डिस्क्रिप्शन होता है और उसका एग्जाम्पल दिया होता है। यू कैन से फील्ड नेम है मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर, वो इंटीजर टाइप का होगा, उसका साइज जो भी आप डिफाइन करो। डिस्क्रिप्शन में आप इसको बता सकते हो फील्ड नेम का मीनिंग क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर हर एक की यूनिक आईडी होती है एवरी एम्प्लॉय, और उसका एग्जांपल कि किस तरह से आप एम्प्लॉय नंबर डिफाइन करोगे। सेम डेट ऑफ बर्थ के लिए एंड नेम के लिए इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक मेटा डाटा है। मेटा डाटा में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो फील्ड नेम है, डाटा टाइप है, फील्ड साइज है, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नेम भी है, डाटा टाइप भी है, विड्थ ऑफ ऑल फील्ड यू कैन से साइज, तो साइज भी इसका है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे बहुत इजी वे में, सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 25th और 5th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने MCQ सीरीज बना रखी है कंप्यूटर नेटवर्क की, उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सिंपल वे में पूछा हुआ है कि एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। देखिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। मतलब एनक्रिप्शन क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है, या ये कहूं मैं ह्यूमन जो रीडेबल फॉर्म है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को चेंज करता है ह्यूमन अनरीडेबल फॉर्म में। ठीक है, अनरीडेबल फॉर्म, या इसको टेक्निकल टर्म में प्लेन टेक्स्ट जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उसको चेंज करता है साइफर टेक्स्ट में। साइफर का मतलब है जो कि एक अपना ही टेक्स्ट होगा, जो सिंपल जिसने चेंज किया है वही समझ सकता है। जस्ट लाइक आप पासवर्ड समझ सकते हो,
पासवर्ड जब हम लगाते हैं तो अपनी हिसाब से हम सेट करते हैं। तो एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, एनक्रिप्शन मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना, और डिक्रिप्शन होता है साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना, ठीक है। ये होता है हमारा डिक्रिप्शन का काम। तो बेसिकली ये दोनों की दोनों पार्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये दोनों के दोनों पार्ट एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ओएसआई लेयर में, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, वो कौन सी लेयर पे होता है? देखिए फिजिकल लेयर तो सबसे नीचे होती है। फिजिकल का काम तो ये होता नहीं है, क्योंकि फिजिकल का काम होता है एड्रेसिंग करना, बिट सिंक्रोनाइजेशन करना। नेटवर्क का काम होता है राउटिंग प्रोवाइड करना और आपका रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करना। तो ये भी काम नहीं होता। एप्लीकेशन का काम क्या होता है? यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटोकॉल, टेलनेट हो गया, काफी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन भी नहीं होता, मगर प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन सी लेयर पे होती है? हमारी प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। 6th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, डाटा स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। इसने ये पूछा हुआ है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि रिकर्जन के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रिकर्जन के लिए जो सबसे बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो स्टैक है। स्टैक की हेल्प से आप रिकर्जन करते हो। जैसे कि आप देखते हो वहां पर स्टैक का काम क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि सबसे पहले यहां पर इंसर्ट होगा कोई भी फंक्शन है। मान लीजिए एक फंक्शन है फैक्ट नाम से कोई फंक्शन बनाया आपने, इंटीजर n वेरिएबल दे दिया और इसके अंदर आपने टर्म्स लिखी। उसके बाद इसमें कॉल किया फैक्ट n-1, यहां पर कॉल किया फैक्ट n-1। तो होगा क्या? फैक्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगेन फैक्ट नाम से जो वेरिएबल है यहां पर फैक्ट नाम का कॉल हुआ, ठीक है, फैक्ट ऑफ n। उसके बाद क्या कॉल हो रहा है? फैक्ट ऑफ n-1। फिर ये वहां पर जाएगा और ये इसको कॉल करेगा। तो यहां पर क्या कॉल हो रहा है? फैक्ट n-2। n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो n की वैल्यू 5 है तो ये 5 टाइम्स चलेगा, 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। तो होगा क्या? सबसे पहले इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, इसकी वैल्यू जो भी है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न होगा, उसके बाद ये रिटर्न होगा। कहने का मतलब है कि ये कौन से डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है? स्टैक को यूज करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सबसे लास्ट में हुआ था, मगर सबसे पहले हुआ था और सबसे लास्ट में ये वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा। क्लियर? तो इस टाइप से हम स्टैक को यूज करते हैं रिकर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये डाटाबेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर एक डाटाबेस में जो ये फील्ड्स होती है, ठीक है, ये नेम है मान लीजिए, बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ रोल नंबर है फॉर एग्जांपल और यहाँ पर एज है। तो नेम है ABC, रोल नंबर है 1 2 3, एज मान लीजिए 15 16 17। तो इस टाइप से हमने एक डाटाबेस लिया। उस डाटाबेस में ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टपल। तो रिलेशनल अलजेब्रा में जो रो होती है उसको टपल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टपल है, ये सेकंड टपल है, ये थर्ड टपल है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ टपल जो होती है रिलेशन के अंदर, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टपल किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा टेक्निकल टर्म है ये कार्डिनलिटी बोलते हैं हम इसको। कार्डिनलिटी दैट विल बी डिफाइंस द नंबर ऑफ टपल, यू कैन से नंबर ऑफ रो। while the number of attribute क्या है ये? जैसे कि एट्रीब्यूट आप देख रहे हो, नेम, रोल नंबर एंड एज, तीनों के तीनों एट्रीब्यूट है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन के अंदर टेक्निकल टर्म है वो होती है डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑफ टपल के लिए हम कार्डिनलिटी यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टपल। और डिग्री के लिए, डिग्री किस लिए यूज कर रहे हैं हम? फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द टेबल। क्लियर? इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा डाटाबेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो डाटाबेस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक रिलेशन है, उस रिलेशन में अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन के अंदर कौन सी नॉर्मलाइजेशन होगी इफ एवरी फील्ड कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू दैट इज नो लिस्ट नो सेट, ठीक है। तो एटॉमिक वैल्यू होती है सिंगल वैल्यू। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? ये तो
वेरी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी टेबल के अंदर एटॉमिक वैल्यू है तो वो कौन सा नॉर्मलाइजेशन होगा, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है जी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर इस टाइप से फुली डिपेंडेंसी कंसेप्ट है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बीसीएनएफ के अंदर होता है x टेंड्स टू a है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सुपर की अगर है तो वो बीसीएनएफ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं जो कि क्लियरली हमें समझ में आता है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और जो सीरीज हमारी चल रही है वो है हमारी 29th क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है कि डाटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज। तो देखिए दो टेबल का इसने यहाँ पर डिस्कशन किया स्टेटमेंट के अंदर। एक टेबल है यहाँ पर, मैं डाटाबेस की मैंने 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू बना रखी है मेरे चैनल के ऊपर, आप उसको भी सुन सकते हो। वहाँ पर मैंने काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल है जिसके अंदर आईडी और नेम, दूसरी टेबल है इसके अंदर है आईडी और एज। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये टेबल है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय नाम की टेबल है ये, और ये टेबल है मान लीजिए डिपार्टमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर ये कह रहा है आईडी और आईडी, एक टेबल है जिसमें आईडी दी हुई है, इसको एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसमें मैंने इसको मान लिया प्राइमरी की। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक टेबल आपको दी हुई है जिसमें प्राइमरी की है, दूसरी टेबल का जो एट्रीब्यूट है वो मैच कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब आईडी ही यहाँ पर है। तो ये वाला जो आईडी होगा वो कौन सी की होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर दो टेबल अगर दी हुई है तो वहां पर हम कौन सी की यूज करते हैं, दोनों में, एक में वो प्राइमरी की होती है, दूसरे में वो क्या होती है, फॉरेन की। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसेप्ट जो यूज करते हैं वहां पर ये काम आता है। ठीक है जी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फॉरेन की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद है ये हमारा सी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन पॉइंटर को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है एचएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम जो 30 क्वेश्चंस हुए थे उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सीरीज को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट की। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्लेयर ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंटर टू एन इंटीजर एट एड्रेस। एड्रेस की लोकेशन दे रखी है 0x200 इन मेमोरी। तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सिंपल सा ये पूछा हुआ है कि जब हम पॉइंटर टू एन इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में कैसे हम इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं समझ में आते तो एलिमिनेट करा करो, ऑप्शंस को खत्म किया करो जो बिल्कुल ही रॉन्ग है, जो आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर के आगे हम कभी भी M% एड्रेस नहीं लिखते। हम क्या लिखते थे, M%A, इस टाइप से लिखते थे हम, ये नहीं लिखते हम कभी भी। ठीक है, M% के आगे एड्रेस कभी भी नहीं लिखा जाता, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बी जो है वो कभी भी हम इस टाइप से डिक्लेयर नहीं करते। सेकंड है हमारा पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर, कभी भी डिक्लेरेशन में यूज नहीं होगा। पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर कभी भी डिफाइन नहीं होगा। हाँ, दो पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर रखा है इस तरह से, इंटीजर x और इंटीजर y। ठीक है, हम x इक्वल टू y तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर स्टार लगा दे और यहाँ स्टार लगा दे, ये डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है, ये तो वैलिड है, दोनों पॉइंटर जो है इक्वल हम डिफाइन कर रहे हैं, मगर स्टार x इक्वल टू स्टार y ये चीज इनवैलिड है, स्टार कभी भी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है जी। उसके बाद है कि यहाँ पर ये है इंटीजर स्टार x,
तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले वाले ऑप्शन में और चौथे वाले ऑप्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें पहले इंटीजर को डिक्लेयर किया, देन उसमें एड्रेस को असाइन किया। तो ये हम जब कभी भी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, कोई भी वेरिएबल को यूज करना है तो यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर फर्स्टली एंड देन you can use that variable. The same thing you can apply on this question. तो यहाँ पर आपको क्लियर कट आपको आंसर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि x जो है वो वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, तो इसको हमने डिक्लेयर किया एंड देन हम इसमें एड्रेस को असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा वैलिड डिक्लेरेशन है और इसमें यही आंसर था, सॉरी डिफरेंस था। वो क्या था, यहाँ पर इंट स्टार x के सामने ही हमने इंट लगा दिया जो कि इनवैलिड है। तो ये हमारा वैलिड डिक्लेरेशन है पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो राइट आंसर है हमारा ए फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत क्लियर कट, बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।